ठीक है। हम्म। कहाँ थे हम? अच्छा, अभी निकालू ना अपना हैंड आउट। जिनके पास नहीं है वो ऑफिस से ले लीजिएगा। ये हैंड आउट चल रहा है फिलहाल, लेकिन नेक्स्ट क्लास से बुक्स आप ले आइएगा। हाँ जी, पेज नंबर 34 है। दी कोलंबस ओहायो broken dam rumor began, as I recall it, about noon of 12 March 1913. जहां तक मुझे याद पड़ता है, as I recall it, जहां तक मुझे याद पड़ता है, about noon of 12 मार्च 1913, 12 मार्च 1913 की दोपहर का वाकया है। हाई स्ट्रीट, द मेन कैनियन ऑफ ट्रेड। हाई स्ट्रीट जो इस शहर की मेन चैनल ऑफ ट्रेड है, यानी कारोबारी मरकज है, वॉज लाउड विद द प्लेस्ड हम ऑफ बिजनेस। मैंने हम को क्यों खींचा? हमिंग से बनाई बस। हम का मतलब क्या है? भिन भिनाहट। प्लेसेड का क्या मतलब है? प्लेसेड मीन्स पीसफुल, काम। कारोबार जिंदगी की एक पुरसुकून भिन भिनाहट गूंज रही थी। हाँ, भिन भिनाहट है। भिन्न हो जाता है ना कभी कभी। भिन भिना हट, क्या बना? हाँ, भिन भिनाहट। गुनगुनाहट नहीं, खाना नहीं पकड़ा। भिन भिनाहट, ठीक है। शोर को कहते हैं। भिन भिनाहट एक्चुअली किसे कहते हैं? मिला जुला शोर, जिसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो, इसे कहते हैं मिला जुला शोर, यानी भिन भिनाहट, है ना। अब बाजार में चारों तरफ शोर है, बातें हो रही, कारोबार हो रहा है, तो एक मिक्स्ड नॉइस होगी, जिसे यहां हम कह रहे हैं। ठीक है, नॉइस के लिए आ रहा। अच्छा जी, हाई स्ट्रीट जो कारोबार का मरकज है, जैसे सदर बाजार होता है ना। चारों तरफ कारोबार जिंदगी की भिन भिनाहट बुलंद थी, एंड द बजिंग ऑफ प्लेसेड बिजनेसमैन, और पुरसुकून पुरअमन कारोबारी हजरात की बजिंग। बजिंग भी नॉइस है ना, चीखो पुकार, शोर को ही कहते हैं। शोर, कारोबारी लोगों का शोरगुल चारों तरफ गूंज रहा था। क्या शोरगुल? आप बाजार जाएं, आप एक तो मुस्तकिल भिनभिनाहट हल्की हल्की से सुनाई देती है, और बीच बीच में किसी की आवाज आ जाती है ना। कोई केले बेच रहा है, कह रहा है 100 के 12, 100 के 12, 100 के 12, उसकी आवाज आ रही है। जरा सा आगे गए तो उधर सेब वाले की आवाज आ गई, है ना, 250 के 3 किलो, 250 के 3 किलो। अब वो ये जो बजिंग है ना, ये अलग सुनाई दे रही है। ठीक है, एक हमिंग है, उसके बीच बीच में से बजिंग। आर्ग्यूइंग, बेटे आर्ग्यू किसे कहते हैं? बहस करो, है ना। आर्ग्यूइंग, राइट। बहस, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल, जरम के तौर पे। बहस हो रही है कहीं,
यानी ग्राहक और दुकानदार के दरमियान, कस्टमर और शॉपकीपर के दरमियान, सेलर और बायर के दरमियान। कंप्यूटिंग, कहीं पर कंप्यूटिंग का शोर है, बुलंद आवाज से हिसाब किताब लगाया जा रहा है। अब जिसे हम कहते हैं आसान उर्दू में तखमीना लगाया जा रहा है। तखमीना होता है, आसान उर्दू में कहते हैं विडलिंग। अच्छा, विडलिंग क्या चीज है? ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बाजार में बहुत होती है विडलिंग। देखो बेटा, एक चीज होती है मार्केटिंग और एक चीज होती है विडलिंग। फर्क क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में ये बताया जाता है, देखो भाई, मैं ये मार्कर बेचने आया हूं। ये जो मार्कर है ना, 100 रुपए का है, ओरिजिनल चाइना का है। अगर आप 2 खरीदेंगे तो मैं इसकी कीमत 80 रुपए लगा दूंगा। इसकी इंक बहुत अच्छी है, इंक का फ्लो बहुत अच्छा है, इसकी टिप या निब जो है वो बहुत अच्छी है ना, देर देर तक चलती है। इसमें इंक के लिए जो रेजरवायर है बहुत अच्छा है, इसमें इंक बहुत देर तक रिजर्व रहती है। ठीक है ना? अगर आप खरीदना चाहें तो बता दें। अब किसी ने खरीदना चाहा तो खरीद लिया, नहीं चाहा तो नहीं खरीदा। ये तो हो गई मार्केटिंग, इसकी खूबियां बता दी, आगे आपकी मर्जी है। अब एक चीज और है, विडलिंग। ये क्या है भाई? ये को एक पीस रह गया, 120 रुपए का दूंगा। पूरी मार्केट में इसकी कॉपी मिल रही है, 2 नंबर है, ये ओरिजिनल है। और देखो अभी ये बचा है 120 का। पूरी मार्केट घूमकर वापस आओगे ना, नहीं मिलेगा, और होगा भी तो 140 का दूंगा। अच्छा, अब कस्टमर बेचारा घबराता है, यहां से हिलूं या नहीं हिलूं। तो मैं हिला और 20 रुपए बढ़े। ये विडलिंग है, ये मार्केटिंग नहीं है ना? इसे कहते हैं घेराघारी। क्या कहते हैं? हाँ जी, और भी बहुत से मीनिंग है इस वर्ड के, लेकिन यहां खास तौर से इस कॉन्टेक्स्ट में यही मीनिंग निकलेंगे। घेराघारी क्या होता है? कस्टमर को जबरदस्ती आमादा करना। तो कहीं पर बहस हो रही थी, कहीं पर तखमीना लगाया जा रहा था, हिसाब किताब हो रहा था, कहीं घेराघारी चल रही थी। रिफ्यूजिंग, ऑफरिंग, ऑफरिंग, कहीं पर दाम लगाए जा रहे थे, पेशकश की जा रही थी। रिफ्यूजिंग, कहीं इनकार किया जा रहा था। कॉम्प्रोमाइजिंग, कहीं समझौता किया जा रहा था, सौदेबाजी की जा रही थी। ये सब कुछ सारी सरगर्मियां बाजार में चारों तरफ हो रही थी सुकून से, इसी का शोर था, है ना? अच्छा जी, अब ऐसे में एक और चीज क्या हुई? डेरियस कनिंगवे नाम इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर नाउन है, एक शख्स का नाम जिसकी उम्र कोई होगी 60-65 साल, एजेड है। इसका नाम है डेरियस कनिंगवे। ठीक है? अच्छा जी, वन ऑफ द फोरमोस्ट कॉरपोरेशन लॉयर्स इन द मिडिल वेस्ट। शहर के मिडिल वेस्ट में, यानी वस्ती मगरबी इलाके में, पुराने कॉरपोरेशन लॉयर्स में से एक है। पुराने से मुराद काफी एक्सपीरियंस्ड, इसीलिए मैंने कहा है कि एजेड है। अब देखो भाई, कॉरपोरेशन लॉयर क्या होता है? अमेरिकन इंग्लिश है, तो जाहिर है कि वो मीनिंग नहीं होंगे जो आमतौर पर लिए जाते हैं। कॉरपोरेशन लॉयर किसे कहते हैं बेटे? हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में इलेक्शंस होते हैं, बल्दियाती इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं। हर यूसी का एक, यानी हर यूनियन काउंसिल का एक काउंसलर मुंतखब होता है ना? चेयरमैन मुंतखब होता है, काउंसलर मुंतखब। काउंसलर किसे कहते हैं? बेसिकली काउंसलर का मतलब ही लॉयर है।
दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, काउंसलर और लॉयर सिनोनिम्स। लेकिन हमारे यहाँ जो काउंसलर होता है उसने लॉ तो क्या कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता, अक्सर अंगूठा छाप होते हैं, है ना, इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, पार्टी का टिकट लेकर और जीत जाते हैं। लेकिन बेसिक जो उसका काम है वो वकालत है, आवाम के मसाइल को गवर्नमेंट के सामने पेश करना और गवर्नमेंट से उन मसाइल का हल निकलवाना, ये वकालत करता है काउंसलर। ठीक है ना। अमेरिका में 1913 में भी इतना शऊर था कि जो काउंसलर होता था वो कम से कम कॉरपोरेशन लॉ की डिग्री लेकर आता था, यानी कॉरपोरेशन लॉयर होता था। ठीक है ना। अब ये हमारे इलाके का जैसे काउंसलर होता है, कॉर्नर मीटिंग कर रहा है, वो कॉर्नर मीटिंग में जो है लोगों के मसाइल सुन रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से कॉरपोरेशन लॉयर का यही काम है। अब कॉरपोरेशन लॉयर जो है उसका नाम क्या है, डेरियस कनिंगवे। बीच बाजार, अच्छा पुराने वक्तों में ना यही होता था, बीच बाजार में जो है वो एक जलसा सा हो रहा, जो महीने 2 महीने में एक दफा होगा, उस जलसे में लोग जमा हो जाएंगे, अपनी अपनी शिकायतें पेश कर देंगे, वो शिकायतों को पढ़कर पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन के सामने वो शिकायत रख देगा। पब्लिक यूटिलिटीज किसे कहते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज, यूटिलिटी किसे कहते हैं भाई, इसे उर्दू में कहते हैं असराफ आम। असराफ किसे कहते हैं, सर्फ की जमा है। सर्फ किसे कहते हैं, जिससे हम कपड़े धोते हैं, अबे वो सर्फ नहीं, सर्फ से बना है मसरफ। मसरफ क्या होता है, नहीं समझे। अच्छा, सर्फ से बना है सारिफ। सारिफ की जमा इस्तेमाल होती है सार्फिन, ये लफ्ज तो सुना बहुत है हमने। सारिफिन का मतलब है इस्तेमाल करने वाले, सर्फ का मतलब है किसी चीज को इस्तेमाल करना। ठीक है। मसरफ कहते हैं उस चीज के इस्तेमाल को, मसरूफ कहते हैं जो बहुत ज्यादा चीजों में, बहुत ज्यादा असराफ में मुब्तला हो, है ना। अच्छा जी, अब सुने गौर से, असराफ आम यानी पब्लिक यूटिलिटीज, अक्सर आपने ये भी सुना होगा यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स किसे कहते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल। तो बेसिकली बिजली, पानी, गैस और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात रोज़मर्रा की जो है, इन्हें कहते हैं पब्लिक यूटिलिटीज यानी असराफ आम। ठीक है। पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन एक इदारा है और इस इदारे में पब्लिक यूटिलिटीज कमिश्नर्स बैठते हैं। ठीक है। और वो इन मसाइल के हल निकालते हैं। तो 1913 में ये हुआ करता था कोलंबस सिटी में कि पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन को इनवाइट किया जाता था। कमीशन लाइक कमेटी आकर बैठ जाते थे स्टेज पर। एक तरफ डेरियस कनिंगवे रोस्ट्रम पे खड़ा है, जिन लोगों के मसाइल हैं वो रश लगाकर खड़े हैं जलसे की तरह। और डेरियस कनिंगवे जो कॉरपोरेशन लॉयर है वो पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन को लोगों के मसाइल गिनवा रहा है। पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं वो उन मसाइल को सुन रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं। कुछ मसाइल का हल उसी वक्त निकाल देंगे, कुछ मसाइल का हल बाद में निकलेंगे। ये जलसा चल रहा है कॉर्नर में। ठीक है। Darius Cunningway, one of the foremost corporation lawyers in the Middle West, was telling the Public Utilities Commission in the language of Julius Caesar. अब जाहिर है डेरियस कनिंगवे जो कॉरपोरेशन लॉयर है वो पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन को लोगों के मसाइल गिनवा रहा है, तकरीर कर रहा है बड़े जोशो खरोश में। कितने जोशो खरोश में, कितनी शोला बयानी के साथ। तो देखो भाई, एक नाम इस्तेमाल हो गया यहाँ पर मिसाल के तौर पर, जूलियस सीजर।
जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर नहीं पढ़ते, ये जूलियस सीजर। जूलियस सीजर कौन था, नाम सुना कभी? शेक्सपियर का प्ले भी है सेम इसी नाम पर। जूलियस सीजर बेसिकली रोमन एम्परर था, रोम का बादशाह था, ठीक है। ही वॉज born in 110 BC and died in 49 BC, before Christ। BC means before Christ। 110 बिफोर क्राइस्ट पैदा हुआ था वो, और 49 बिफोर क्राइस्ट वो मरा था। सन 110 में पैदा हुआ था, सन 49 में मरा। तो बिफोर क्राइस्ट के जो सन होते हैं वो उल्टे चलते हैं, ठीक है ना। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 110 साल पहले वो पैदा हुआ था, और जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में सिर्फ 49 साल रह गए तो वो मर गए। आई ना समझ में? ठीक है, अच्छा जी। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में ये कहते हैं कि तारीख में लिखा है कि दुनिया में चंद ओरेटर्स ऐसे गुजरे हैं कि जब वो तकरीर करते थे तो आग लगा दिया करते थे। शोला बयान मुकर्रर, शोला बयान मुकर्रर। देखो दो लफ्ज हैं उर्दू में, एक है मुकर्रर, ये तो इकरार से बना है। मुकर्रर का क्या मतलब है? किसी चीज को दो पार्टीज बैठकर इकरार कर लें तो वो चीज मुकर्रर हो जाती है ना। एक लफ्ज है मुकर्रिर, मुकर्रिर कहते हैं तकरीर करने वाले को, तकरीर करने वाले को क्या कहते हैं? मुकर्रिर, ठीक है। एक लफ्ज होता है ये मुकर्रर, इसका मतलब होता है रिपीटिशन। जब मुशायरा होता है तो शायर का शेर सुनने के बाद कुछ लोग कहते हैं ना मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर इरशाद, यानी दोबारा से सुनाइए, वंस मोर, ठीक है, यह है मुकर्रर। सब में फर्क है। तो दुनिया के टॉप के सफ़े अव्वल के जो मुकर्रिरीन गुजरे हैं, ओरेटर्स गुजरे हैं, उनमें जूलियस सीजर की मिसाल सबसे पहले दी जाती है। जूलियस सीजर जब तकरीर करता था तो उसके अल्फाज का जादू और उसके लहजे की शोला बयानी असरअंगेज होती थी, और वो बड़े से बड़े मजमे में जोशो जज्बात की आग भड़का दिया करता था। इसे कहते हैं शोला बयानी, ठीक है ना। उसके बारे में शेक्सपियर ने लिखा है, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। वो आया, उसने एक निगाह डाली और फतह कर लिया। अक्सर जगहों पर तो उसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो दुश्मन की फौज पर निगाह डाल दे तो दुश्मन हथियार डाल दिया करता था। तो एक रोब था रोमन एम्पायर का ना। तो जूलियस सीजर के लहजे में तकरीर कर रहा है, क्या मतलब? शोला बयानी के साथ। आज लग रहा है कि वो जूलियस सीजर बना हुआ है, छोड़ेगा नहीं। आगे कह रहे हैं दैट द माइट एज विल ट्राई टू मूव द नॉर्दर्न स्टार एज टू मूव हिम। आज उसको यहां से हिलाना इतना ही नामुमकिन है जितना नामुमकिन नॉर्दर्न स्टार को उसकी जगह से हिलाना है। नॉर्दर्न स्टार क्या होता है? कुतुब सितारा, उर्दू में कहते हैं कुतुब सितारा, नॉर्थ स्टार। बेटे पुराने वक्तों में ना लोग अब भी समुद्री रास्तों में समत का तयन यानी डायरेक्शन डिसाइड कैसे करते थे? सितारों को देखकर। और सबसे आसान तरीका उसका ये होता है कि आसमान की तरफ मुंह उठा के देखिए, तो जो सबसे ज्यादा करीब और चमकने वाला सितारा है बड़ा, वो नॉर्थ स्टार, एक ही होता है, और वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाए तो आप समझ लें नॉर्थ में खड़े। अब सामने नॉर्थ है तो पीछे साउथ, राइट पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट।
डायरेक्शन तो चल गई आपको। तो ये नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ में मिलेगा आपको, कहीं और नहीं मिलेगा। तो जैसे नॉर्थ स्टार को उसकी जगह से हिलाना नामुमकिन है, ऐसे आज डेरियस कनिंग में यहां से हिलेगा नहीं। आज तो लोगों के मसाइल वो हल करवा के ही हिलेगा। ये जोश जज्बात से भरपूर तकरीर चल रही थी। अदर मैन वो मेकिंग देयर लिटिल बूस्ट देयर लिटिल जेस्टर्स, दूसरे लोग जो थे ना, जो रश लगाकर खड़े थे, मेकिंग देयर लिटिल बूस्ट का मतलब क्या था कि वो अपलॉड कर रहे थे, यानी वाह वाह कर रहे थे, एंड मेकिंग लिटिल जेस्टर्स, और हाथ उठा उठा के इशारे कर रहे थे, दाद दे रहे थे। ठीक है, तो ये जलसा चल रहा था। सडनली, अचानक, somebody began to run, इसी हुजूम में से किसी ने अचानक भागना शुरू कर दिया। अचानक भागना शुरू कर दिया, क्या वो खैर? अच्छा, अचानक भागना शुरू कर दिया ना, ये हैरान हो गया। इसी हुजूम में से किसी ने अचानक भागना शुरू कर दिया। अब जाहिर है कि एक हुजूम में से अगर एक शख्स अचानक उठ के चल दे, भागना शुरू कर दे, तो बाकी लोग देखते हैं भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। और अगर उसके पीछे पीछे एक और दो और चल पड़े, तो फिर पूरा हुजूम नहीं रुकता, सब के सब भागते हैं, है ना। सब के सब दौड़ना शुरू कर देते हैं, देखें तो सही हो क्या रहा है। ये है मॉब साइकोलॉजी, ठीक है ना। जो मॉब होता है ना, हुजूम होता है, उसकी साइकोलॉजी जो है, यानी नफ्सियात जो है, वो यही है, राइट। जिसे उर्दू मुहावरे की जुबान में हम कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या होती है? भेड़ चाल ये भेड़ें देखिए, शीप। अब देखो ना, एक नाला है, अब इस नाले को पार करना है, 200 भेड़े हैं। तो भेड़ों में अगर अकल होती तो क्या करती? 1 सेकंड में नाला पार हो जाता, लाइन से खड़ी हो जाती, 1 2 3, सारी भेड़ें उधर, है ना। लेकिन ये भेड़ें हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहली भेड़ ने अगर यहाँ से जंप कर दी, छलांग लगा दी, तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर तरफ से सारी भेड़ें यहीं से कूदेंगी, उन्हें बाकी जगह नजर नहीं आएगी। इसे कहते हैं भेड़ चाल। खानदान का एक बच्चा इंजीनियर बन गया, जिनका दूर दूर का इंजीनियरिंग का वास्ता नहीं है, वो भी इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे। एक डॉक्टर बन गया तो बाकी सब डॉक्टर बन, ये भेड़ चाल करा। ये मॉब साइकोलॉजी है, ठीक है ना। हुजूम में से एक शख्स भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, फिर कोई नहीं रुकेगा, सब भाग जाएंगे तो, ठीक है ना। तो यहां यही बताया जा रहा है कि अचानक एक शख्स ने भागना शुरू कर दिया। अब देखो, राइटर तो अंदाजे ही लगा सकता है ना, कह रहा है इट मे बी, अंदाजा लगाया भाई, हो सकता है that he had simply remembered all of a moment an engagement to meet his wife, कि उसे अचानक याद आ गया हो। अब देखो इस चैप्टर की खूबी, एक जगह वर्ड यूज हुआ है सडनली, तो दोबारा अचानक के लिए सडनली का वर्ड यूज नहीं किया उसने। दोबारा जो फ्रेज आया है वो क्या है? ऑल ऑफ अ मोमेंट। मीनिंग दोनों के सेम है। अचानक याद आ गया होगा उसे, तो उसे बीवी से मिलना था, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब बीवी से मिलने का क्या मतलब? देखो वजाहत है आगे, मैं और वजाहत कर दूंगा। एन एंगेजमेंट टू मीट हिज वाइफ फॉर विच ही वॉज नाउ फ्राइटफुली लेट, जिसके लिए वो अब खौफनाक हद तक लेट हो चुका था। वॉट एवर इट वॉज, अब भाई कुछ भी हुआ हो, ही रैन ईस्ट ऑन ब्रॉड स्ट्रीट, भागा वो मशरिक की तरफ था, और वो भी ब्रॉड स्ट्रीट पर। Probably toward the Maramore restaurant, a favorite place for a man to meet his wife. मुमकिन है कि मैरामोर रेस्टोरेंट की तरफ भागा हो, क्योंकि मैरामोर रेस्टोरेंट जो है वो एक फेवरेट प्लेस है हस्बैंड वाइफ की मुलाकात का। बात समझ में नहीं आ रही ना, मैं समझाता, सुनो सुनो, दोपहर 12 बजे का वक्त है भाई।
सुनो गौर से बेटे। हाँ, कोलंबस सिटी जो है, कान बहुत तेज है। कोलंबस सिटी जो है वो इतना छोटा शहर हुआ करता था 1913 में। 1913 की बात हो। उस वक्त का जो कोलंबस सिटी है उसका मैप है मेरे पास, दिखाऊंगा मैं आपको, बल्कि बोर्ड पे बनाऊंगा मैं। जब आगे चलेंगे बहुत सारी रोड्स का नाम आएगा तो हमें मैप बनाना पड़ेगा। कोलंबस सिटी जो है इतना छोटा शहर कि हर चीज वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल थी। ठीक है ना, तो ज्यादा ट्रैफिक का हंगामा नहीं था, राइट। और लोग ज्यादातर घोड़ों पर सफर करते थे या पैदल। सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपोर्टेशन रखी थी, ट्राम, इलेक्ट्रिक ट्राम। इलेक्ट्रिक ट्राम क्या होती है? ट्रेन लाइक होती है, वो पटरी पे चलती है, ऊपर से हुक लगा होता है बिजली के तार में, चिंगारियां निकल रही होती हैं, तो वो इलेक्ट्रिक ट्राम होती है। उसमें लोग बैठ जाते हैं। वो इतनी स्लो चलती है कि जहां वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको पैदल चल के जाना है, वहां अगर ट्राम में बैठ जाएं तो पैदल से जरा सी तेज रफ्तार होगी, बस आपकी एनर्जी बच जाएगी, थकन नहीं होगी आपको। तो ट्राम चलती थी और रुकती नहीं थी, चलते में ही लोग चढ़ते थे, चलते में ही उतरते थे। आपकी कराची में भी चलती थी ये, सोल्जर बाजार से लेकर एम्प्रेस मार्केट तक। ठीक है ना, फिर बाद में कराची वाले तो बहुत तेज रफ्तार हैं जाहिर है, तो इसलिए वो ट्राम फेल हो गई हमारे यहाँ। ट्राम हमारे यहाँ फेल हो, पहले चलती थी मगर हम कहाँ सुस्त हम तो ट्राम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम तो इतने तेज रफ्तार हैं कि हम सिग्नल पे नहीं रुकते हैं, रेड लाइट पर, है ना, टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक ट्राम होती थी। अब वो छोटे से शहर में हर चीज करीब करीब है। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर है तो आप जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, वर्किंग वेमेन, वर्किंग मैन। अब सवेरे सवेरे दोनों मियाँ बीवी ने घर में नाश्ता किया। हस्बैंड अपनी जॉब पे चले गए, वाइफ अपनी जॉब पे चली गई। अब ये डिसाइड कर लिया उन्होंने कि मैरामोर रेस्टोरेंट जो है ना, लंच टाइम में वहां आ जाना, दोनों मियाँ बीवी एक साथ बैठकर लंच कर लेंगे, फिर अपने अपने ऑफिस चले जाएंगे। अब चूंकि हर चीज करीब करीब है तो ऐसा हो सकता है। कराची में तो ये सोचना मुमकिन नहीं है। हस्बैंड जॉब करता है साइट एरिया में, वाइफ जॉब करती है कोरंगी क्रीक पर, इंडस्ट्रियल एरिया में, है ना। तो वो अगले दिन के लंच में तो मिल सकते हैं, उस दिन नहीं मिल सकते, है ना। तो ये होता है। तो छोटे शहर में ये पॉसिबल है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि हस्बैंड जो है वो लंच टाइम पे निकले होंगे, देखा जलसा हो रहा है, खड़े हो गए, वाह वाह करने लगे। अचानक याद आया कि मैरामोर रेस्टोरेंट में बेगम इंतजार कर रही होंगी लंच पर। बस जैसे ही याद आया उन्होंने घड़ी देखी और मुंह से निकला डैम, ये कह के वो भागा। अब ये जो डैम निकला था वो ये वाला था, सुनाई दिया डैम ये वाला। अब लोग समझे यार डैम को क्या हुआ भाई, है ना। अच्छा, अब समझ में आया। इसको समझने की भी जरूरत है ना, खाली रीडिंग से फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब सुनो आगे। somebody else began to run, एक और शख्स ने भागना शुरू कर दिया, उसी हुजूम में से निकला वो भागता हुआ। परहैप्स अ न्यूज बॉय इन अ हाई स्पिरिट, शायद कोई अखबार वाला होगा, जोशो खरोश में भागता हुआ जा रहा था। न्यूज बॉय, अब बेटा ये 55-60 साल का भी होगा तो कहलाएगा न्यूज बॉय। जैसे पोस्टमैन 18 साल का भी होगा तो कहलाएगा पोस्टमैन। टर्म है ना ये, राइट। आप ये नहीं कहते भाई 18 साल का है अभी तो पोस्ट बॉय कहो इसको, नहीं नहीं, टर्म बन गई है, वही इस्तेमाल होती। तो शायद कोई न्यूज बॉय था, अखबार वाला, जोशो खरोश में भागा चला जा रहा था। अब दो हो गए ना भागने वाले। अनदर मैन, एक और शख्स, अ पोर्टली जेंटलमैन ऑफ अफेयर्स, जो किसी हद तक देखने में शरीफ आदमी दिखाई देता था, ब्रोक इन टू अ ट्रॉट। भाई देखना, एक जगह इस्तेमाल हुआ है रनिंग, है ना, शुरू में आया था। फिर आया था स्ट्रीमिंग आवर हाउस इन वाइल्ड पैनिक। स्ट्रीमिंग का मतलब ही भागने के लिए आया था, ठीक है। स्ट्रीमिंग आवर हाउस इन वाइल्ड पैनिक, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, राइट, स्क्रीमिंग लाइक। अब